अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जेई एडवांस सीरीज में, वो मैंने यहाँ पे शो किया है। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेज है। ट्रायंगुलर वेज में यहाँ पे इस तरह का एक ग्रूव बने हुए हैं। ये जो भी ट्रायंगुलर वेज है इसको हमने प्लेस किया है किसके ऊपर? फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। यहां पे एंगल कितना दिया है? यहां पे एंगल दिया है अल्फा, ये एंगल दिया है बीटा, ये हाइट वहां पे दी हुई है एच। वेज का मास कितना दिया है? कैपिटल एम। अब क्वेश्चन को पढ़ो जरा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ऑफ मास m आर हेल्ड on the top of a triangular wedge of mass capital M and height h that is at rest on a frictionless horizontal floor. When the ball are released, they roll down the inclined faces of the wedge and at the bottom get stuck in special traps. तो यहां पे ट्रैप बनाया है जहां पे जाके बॉल क्या हो जाती है? फिक्स कर जाती है या फिट कर जाती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ फार विल द वेज शिफ्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉल? हाउ फार विल द वेज शिफ्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉल रिलेटिव टू वेज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में होना चाहिए हाउ फार विल द वेज शिफ्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड। एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेज कितना मूव कर गया वो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा होगा, कि इसका सेंस ही नहीं बनेगा हाउ फार विल द वेज शिफ्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉल। तो करेक्शन है वहां पे क्या होना चाहिए? हाउ फार विल द वेज शिफ्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द ग्राउंड। अब बताओ यहां पे इस तरह से दो बॉल्स को लाके प्लेस किया गया है कि नहीं प्लेस किया गया? इन दोनों का मास वहां पे क्या है? m। अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी बेस्ड है? इस पूरे को मान लो जरा सिस्टम। अब बताओ इस पूरे को अगर सिस्टम मानोगे तो सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कौन अप्लाई करेगा? ग्राउंड। ग्राउंड एक तो अप्लाई कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब है कि अगर इसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो इस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है? इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स के अलोंग वहां पे क्या है? जीरो है। और हमें मालूम है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है? एक्स के अलोंग। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास, हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स के अलोंग जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है कि अगर पहले रेस्ट में तो रेस्ट में भी रहेगा, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, और पहले से अगर वेलोसिटी से चल रहा है तो बाद में भी वेलोसिटी चलता रहेगा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास एक्स के अलोंग रेस्ट में है कि नहीं है? पहले तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। तो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स के अलोंग क्या होगा? जीरो होगा। और सेंटर ऑफ मास के अलोंग वेलोसिटी अगर जीरो है तो वहां पे याद होगा अगर तीन पार्टिकल होते हैं तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे m1r1 प्लस m2r2 प्लस क्या होता है? m3r3 इक्वल्स टू जीरो। बताओ अगर तीन पार्टिकल होते हैं तो यही फॉर्मूला बनता ही नहीं बनता? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 जीरो। r1 r2 r3 डिस्प्लेसमेंट होते हैं x के अलोंग। अब मान लो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अब डायग्राम ऐसा ड्रॉ करो, मान लो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेज कितना चला, x आगे की ओर। ये हमने मान लिया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेज कितना चला, x आगे की ओर। और हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कहां बैठा हुआ है, वेज पे। अब जो ऑब्जर्वर वेज पे बैठा होगा उसको कुछ टाइम बाद बॉल यहां दिखाई देगी ग्रूव में, ये बॉल उसको यहां कहीं फिट दिखाई देगी बॉल। अब बताओ जो ऑब्जर्वर वेज पे बैठा है, जो ऑब्जर्वर वेज पे बैठा है उसके लिए, जो ऑब्जर्वर तुम्हारा वेज पे बैठा है उसके लिए ये बॉल हॉरिजॉन्टली कितना चली, तो ये चली x1। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये एंगल बीटा, ये एंगल h, तो फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या था, tan बीटा इक्वल्स टू h अपॉन x1। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि जो भी x1 रहेगा, x1 की वैल्यू h अपॉन tan बीटा है। ये डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना विथ रेस्पेक्ट टू वेज है। अच्छा, वेज वाले ऑब्जर्वर के लिए बॉल यहां पे थी, कुछ टाइम बाद बॉल यहां पहुंची, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर हुआ कि नहीं हुआ, ये एंगल अल्फा है। तो सिमिलरली जिस तरह से हमने x1 कैलकुलेट किया है उसी तरह से तुम x2 भी कैलकुलेट कर लोगे और x2 की वैल्यू आएगी h बाय tan अल्फा। देखो आएगा कि नहीं आएगा। अब सब कुछ हमें यहां पे प्लेस करना है और ध्यान रखना है हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वेज प्लस वेज का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब भी हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं तो R1 R2 R3 ये सभी डिस्प्लेसमेंट सेम फ्रेम में होते हैं और बेसिकली वो हमने वहां पे इनर्शियल फ्रेम लेके इसको डिराइव किया था। तो R1 R2 R3 ये सभी डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग है लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अच्छा, सबसे पहले वेज को देखो, वेज राइट की ओर जा रहा है तो वेज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इंटू एक्स है। अब इस बॉल को देखो जरा, अगर मान लो इसको हम बोल रहे हैं बॉल A, इसको हम बोल रहे हैं बॉल B, तो बॉल A का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वेज आगे की ओर हुआ है और वेज का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे की ओर हुआ है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना चला, x प्लस x1 चला। तो हम यहां पे यूज करेंगे m इंटू एक्स प्लस x1, x1 का मतलब हो गया h अपॉन tan बीटा। अब ध्यान रखना है ग्राउंड फ्रेम में अगर दो का डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर हो रहा है तो एक का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर होना चाहिए, तभी तो तीनों का सम जीरो होगा। तो माइनस m इंटू, अब क्या लिखोगे, ग्राउंड फ्रेम पे अगर देखोगे तो ग्राउंड फ्रेम पे देखो ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज कितना चला, तो ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज x2 चला, वेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला, x चला, दोनों के बीच में एंगल 180 है और हमें डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे x2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, दो का डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर है तो तीसरे का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर होना चाहिए। लेफ्ट की ओर तभी पॉसिबल होगा जब x2 ग्रेटर देन x होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 माइनस एक्स। अब x2 की वैल्यू पुट कर दो जरा, तो x2 की वैल्यू अगर पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी h अपॉन tan अल्फा माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करो, m इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स प्लस हो जाएगा mh अपॉन tan बीटा माइनस mh अपॉन tan अल्फा, माइनस माइनस प्लस mx इक्वल्स टू 0। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा
m प्लस 2m इंटू एक्स, m प्लस क्या हो जाएगा 2m इंटू एक्स, ये उधर जाएगा m इंटू एच तो कॉमन हो जाएगा, और वहां पे जब लेके जाओगे उस साइड अगर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा। देखो होगा ही नहीं होगा, 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा। तो यहां से चेक कर लो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी mh अपॉन m प्लस 2m, और ब्रैकेट में जाओगे 1/10 अल्फा क्या होता है कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो चेक करो यही हमारा वहां पे आंसर होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जब ये बॉल स्लाइड करके नीचे आ जाएगी तो उस टाइम पे वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। और इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है, जहां पे सेंटर ऑफ मास की इस प्रॉपर्टी को उसने क्या किया है, यूज किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि सेम क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी में, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, ये कई बार आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो कि कैलकुलेशन अपन ने सही किया है नहीं किया है वहां पे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको।